Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic, that is Convention on Biological Diversity, which is in your paper Edu 604 Environmental Education of PG third semester education. Okay, so let's start. हम लोग हालांकि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पढ़ चुके हैं, पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी आपके सिलेबस में इसके बाद था, तो ये यहीं पे डील हो रहा है। इसके बैकग्राउंड और कंटेक्स्ट की बात करें तो द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी वाज ओपनड फॉर सिग्नेचर एट द रियो अर्थ समिट ऑन 5 जून 1992, एंटरिंग इनटू फोर्स ऑन 29 दिसंबर 1993। यानी कि ये रियो के समिट जो भी हमने पढ़ा था 1992 में साइन हुआ और 29 दिसंबर 1993 से फोर्स में आया है ना। वन ऑफ द थ्री रियो कन्वेंशंस कौन कौन से थे? एक था यूएनएफ ट्रिपल सी, एक था यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन 1994 और तीसरा था कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीन रियो के कन्वेंशंस थे। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेटिफाइड एनवायरमेंटल ट्रीटीज है ये। ठीक है। और इंडिया ने भी सीबीडी को, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को 1994 में इस पे अपना मत दिया, अपना वोट दिया, साइन किया, और बाद में इसी को लागू करने के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 बनता है आपके डोमेस्टिक ऑब्लिगेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो तीन कोर ऑब्जेक्टिव इसके थे: कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अक्रॉस इकोसिस्टम्स, स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज, मतलब पर्यावरणीय तंत्र को, जातियों को और जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व किया जाएगा, कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो जैव विविधता के तत्व हैं उनका सतत इस्तेमाल किया जाएगा, एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ द बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, और जो जेनेटिक रिसोर्स हैं उनके यूटिलाइज करने से जो बेनिफिट आएगा उसका फेयर और इक्विटेबल शेयर दिया जाएगा जो स्टेक होल्डर हैं। दिस इंक्लूड्स अप्रोप्रिएट एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड अप्रोप्रिएट ट्रांसफर ऑफ रेलेवेंट टेक्नोलॉजीज। ओके, तो की प्रोविजंस और कंसेप्ट्स क्या थे? फर्स्ट, इंटरनेशनल लॉ इंस्ट्रूमेंट to recognize biodiversity conservation as a common concern of humankind while affirming national sovereign rights over biological resources। ये पहला अंतरराष्ट्रीय नियम था जिसने रिकॉग्नाइज किया कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एक मनुष्यत्व का एक कॉमन कंसर्न है ना। और आर्टिकल 6 ने रिक्वायर्स पार्टीज टू डेवलप नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजीज एंड एक्शन प्लान्स। आर्टिकल 6 इसका कहता है कि आप नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी को डेवलप कीजिए। आर्टिकल 8 रिकॉग्नाइज करता है और प्रोटेक्ट करता है नॉलेज, इनोवेशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंडिजिनस एंड लोकल कम्युनिटीज। जो लोकल कम्युनिटीज हैं, जो देशी ज्ञान है, उसको भी उसके इनोवेशन और प्रैक्टिस को और नॉलेज को प्रोटेक्ट किया जाए, रिकॉग्नाइज किया जाए। एंड प्रमोट्स एन इकोसिस्टम अप्रोच, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ लैंड, वाटर एंड लिविंग रिसोर्सेज। ओके, देन गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है? The Conference of the Parties COP is the convention's governing body, meeting roughly every 2 years। ये हर 2 साल में लगभग मिलती है। एक सेक्रेटेरिएट है इसका जो मॉन्ट्रियल कनाडा में है, एडमिनिस्टर करता है कन्वेंशन की डे टू डे फंक्शन को। सब्सिडियरी बॉडी ऑन साइंटिफिक, टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस प्रोवाइड साइंटिफिक गाइडेंस, यहाँ से साइंटिफिक गाइडेंस मिलता है। और एक दी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी भी है जो कन्वेंशन की प्राइमरी फाइनेंशियल मैकेनिज्म को डील करती है। कार्टिजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी अडॉप्टेड इन 2000, मतलब कौन कौन से प्रोटोकॉल सीबीडी के अंदर है ये देखिए। 2000 में कार्टाजीना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी पर आधारित था उसको अडॉप्ट किया गया। 2003 से ये फोर्स में आया। ये क्या करता है? रेगुलेट्स द ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, पर्टिकुलरली जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है ना। और ये क्या करता है? एस्टैब्लिशेस द एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट AIA प्रोसीजर फॉर इंपोर्टिंग LMOs इंटेंडेड फॉर एनवायरमेंटल रिलीज। और इंडिया ने भी कार्टिजना प्रोटोकॉल को अपना वोट 2003 में दिया है। तो ये कार्टिजना प्रोटोकॉल बायो सेफ्टी पे, मतलब जैव विविधता को, जेनेटिक रिसोर्सेज को, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को हम कैसे संरक्षित रख सकते हैं। इसी के आधार पर नागोए प्रोटोकॉल भी आया एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग पे। इसको 2010 में अडॉप्ट किया गया, 2014 से फोर्स में आया। और ये सीबीडी का तीसरा ऑब्जेक्टिव था बेनिफिट शेयरिंग पे। इसमें क्या कहा गया कि आपको पहले से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेनी होगी और म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पे टर्म्स डेवलप करने होंगे जेनेटिक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। इंडिया ने भी 2014 में इसको रेटिफाई किया है और इसी मतलब अलाइन था ये हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के ABS मैकेनिज्म के, जिसमें एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग की बात थी। और इसी से इंटरनेशनल लीगल बैकबोन मिलता है यहाँ से बेनिफिट शेयरिंग रिजीम्स का वर्ल्ड वाइड। ओके,
Then the HE biodiversity targets and their shortfall adopted at COP10 in Nagoya, Japan as part of the strategic plan for biodiversity 2011 से 2020 के 20 टारगेट्स अक्रॉस 5 स्ट्रेटेजिक गोल्स का ये हिस्सा था। इसका काम क्या था, उद्देश्य क्या था कि हम अंडरलाइन कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी कि जैव विविधता क्यों हो रही है उसके कारणों को एड्रेस किया जाए और इकोसिस्टम और स्पीशीज को सेफगार्ड किया जाए। The 2020 Global Biodiversity Outlook 5 report found that none of the 20 targets were fully achieved, though partial progress was made on 6। मतलब ये पाया गया कि हम 20 टारगेट में से किसी को भी फुली तरह से अचीव नहीं कर पाए, खाली छठवें पे थोड़ी सी प्रगति हुई है। वाइडली रिगार्डेड एज ए मेजर सेटबैक फॉर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी गवर्नेंस, यानी कि वैश्विक स्तर पे जो जैव विविधता को गवर्न करने के लिए काम चल रहा था उसका ये मेजर सेटबैक था कि हम इसको टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। ग्लोबल टारगेट्स थे द कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क 2022 में आया। आप देख लीजिए, आप याद कर सकते हो तो याद करिए इसको। इंडिया का सीबीडी फ्रेमवर्क क्या है? इंडिया ने सीबीडी सीओपी 11 हैदराबाद में 2012 में होस्ट किया था। ये बायोडाइवर्सिटी डिप्लोमेसी का एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन था। इंडिया की नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटेजी और एक्शन प्लान वाज मोस्ट रिसेंटली अपडेटेड इन 2024 टू अलाइन विद द कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क, यानी कि कन्मिंग मॉन्ट्रियल का जो फ्रेमवर्क था उससे अलाइन करते हुए 2024 में इंडिया ने अपनी नीति को अपडेट किया। इंडिया कंटिन्यूज टू बैलेंस बायोडाइवर्सिटी कमिटमेंट्स विद डेवलपमेंट प्रायोरिटीज एंड ट्रेडिशनल नॉलेज प्रोटेक्शन। इंडिया प्रयास कर रहा है कि वो संतुलित रख सके, एक संतुलन बना के रख सके कि जो बायोडाइवर्सिटी का कमिटमेंट है और जो डेवलपमेंट की प्रायोरिटी है और जो ट्रेडिशनल नॉलेज का प्रोटेक्शन है, इन तीनों के बीच में। और हमारा डोमेस्टिक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पास हो चुका है, आपको पता है। और ये हमारा प्राइमरी लीगल व्हीकल है जिससे कि हम कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऑब्लिगेशंस को पाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसकी सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस क्या हैं? remains the primary international legal instrument for biodiversity governance, complementing CITES and the Ramsar Convention। इसके अलावा ये क्रिटिसाइज किया जाता है कि स्लो है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग और हिस्टोरिकली वीक मॉनिटरिंग है। परसिस्टेंट चैलेंजेस बने हुए हैं क्योंकि इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग है, मतलब अपर्याप्त धन ग्रांट मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज को, और ग्लोबल टारगेट्स को इफेक्टिव नेशनल एक्शन को ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है। ठीक है। और कन्मिंग का जो मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क का सक्सेस बाय 2030 विल बी ए क्रिटिकल टेस्ट ऑफ द सीबीडीज एबिलिटी टू रिवर्स द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस। मतलब जो वैश्विक स्तर पे जैव विविधता की हानि हो रही है उस संकट को क्या हम रोक सकते हैं, क्या उल्टा कर सकते हैं, मतलब क्या हम ऐसा हो जाए कि हाँ जैव विविधता पे हमने हानि पर विजय प्राप्त कर ली है। तो ये क्रिटिकल टेस्ट होगा जो 2030 में पता चलेगा कि कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क कितना सक्सेसफुल है। तो 2030 में कितने दिन है? 27 आने वाला है। ओके। देन की टेक अवेज का क्या ही है कि हम सीबीडी जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके: कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज और फेयर बेनिफिट शेयरिंग। फिर इसका कार्टाजीना और नागोय का प्रोटोकॉल भी आया है। गिव बाइंडिंग लीगल फ्रॉम द टू बायो सेफ्टी रेगुलेशन एंड एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग। एचई टारगेट 2010 से 2020 में लार्जली फेल्ड रहा, प्रॉम्प्टिंग द मोर एम्बिशियस मॉनिटर्ड कन्मिंग मॉन्ट्रियल फ्रेमवर्क 2022। ठीक है। और इंडिया ने सीओपी 11 को होस्ट किया, अपने एनबीएसएपी को 2024 में अपडेट किया और ये कंटिन्यू कर रहा है अपना शेप एंड इम्प्लीमेंट दिस इवॉल्विंग ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एजेंडा। सॉरी हाँ। हम्म, तो द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वाज ओपन फॉर सिग्नेचर एट, बताइए। हम लोगों ने रियो वर्ल्ड समिट पढ़ लिया, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस पर आधारित ये था, ये पढ़ लिया। क्योटो नहीं पढ़ा है, जोहान्सबर्ग समिट हमारे में कोर्स में नहीं है अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सीबीडीज 3 कोर ऑब्जेक्टिव? सस्टेनेबल है, फेयर है, ये नहीं है। इलिमिनेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड, ये नहीं है। द कार्टेजिना प्रोटोकॉल अडॉप्टेड अंडर सीबीडी प्राइमरीली रेगुलेट्स, ये है शायद, देख लीजिएगा, आंसर अभी मिलेगा। नागोय प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया 2010 में, ये किसके लिए लीगल? ये शायद एक्सेस टू जेनेटिक, यस ये इसके लिए है, जेनेटिक रिसोर्स के लिए। एची बायोडाइवर्सिटी ये है नॉट फुली अचीव बाय एनी ऑफ द 20 टारगेट्स, ये था इसका। सेंटरपीस टारगेट ऑफ द कन्मिंग मॉन्ट्रियल पॉपुलरली नोन एज, ये है 13 to 30 ना, प्रोटेक्टिंग 30% ऑफ लैंड एंड सीज बाई 2030। अच्छा, इसलिए 30/30 कहा है इसको। और इंडिया होस्टली सीओपी 11, ये हम लोगों ने पढ़ा है। रिकॉग्नाइज क्रिटिसिज्म इसका यही है, स्लो है, कंसेंसस बेस्ड डिसीजन मेकिंग एंड वीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स। देख लीजिए, रियो वर्ल्ड समिट 1992, एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रेड इन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अच्छा, ये किसका आंसर है? दूसरे का डी है, दूसरा ये, अच्छा ये तो मैंने बताया था। हाँ हाँ, सॉरी हाँ। ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म एलो में, अच्छा ये था। एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज, ये मैंने आपको सही बताया था, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, यस।
ठीक है? तो चूँकि हम लोग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 पढ़ चुके थे, तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उससे मिलता-जुलता है। इसी कन्वेंशन के आधार पे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 का बना है। ठीक है? तो ये थोड़ा-सा लेंदी और थोड़ा-सा थ्योरेटिकल हो रहा है ये पेपर, लेकिन आपके सिलेबस में इसी तरह से है, तो हमको ऐसे ही पढ़ना होगा। और हमारे पास 3 बच गए हैं अब टॉपिक इसमें, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तब जाकर आपकी ये लेंदी यूनिट 4 खत्म होगी। ओके? तो वो भी मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि खत्म हो जाए और आपके पास मैटर आ जाए, आप पढ़ें, तैयारी करें, अच्छा लिखें, अच्छे नंबर पाएँ, सफल हों। ओके? सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।